मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है जीन क्लोनिंग, ठीक है, यानी मेकिंग क्लोन्स ऑफ अ जीन। अब क्लोन्स जानते हो, कार्बन कॉपी को क्लोन्स कहते हैं, सरल भाषा, बिल्कुल सिंपल भाषा में। कोई आपसे कहता है ना कि आपके फ़ोन का एक क्लोन हमारे पास है, यानी आपके फ़ोन के जैसा हूबहू एक फ़ोन मेरे पास है, हूबहू, मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ जाए कि ये फ़ोन अलग है वो फ़ोन अलग है। तो आप सुनते हुए कि मार्केट में बहुत सारे आईफोन के क्लोन्स भी आते हैं, उसका मतलब यही है कि आईफोन की कॉपीज़ आती हैं जो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि आईफोन नहीं है। सो क्लोन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ की कार्बन कॉपी को हम लोग क्लोन कहते हैं। हमें कई बार नीड पड़ती है कि सेल है, हमारे पास कोई जीन है, जीन मान लो ए जीन है, और इस सेल के पास अपना खुद का डीएनए, कोई मान लीजिए ये रहा सेल का खुद का डीएनए, और मैंने सेल को अपना जीन ए दिया। थोड़ी देर बाद ये जो सेल है ये मुझे मेरे डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना के देने लग गया। तो इन शॉर्ट इसने किया क्या, इसने मेरे जीन की कॉपी बनाई ना बहुत सारी। तो क्योंकि इस सेल ने मेरे जीन की कॉपी बनाई है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि सेल क्या कर रहा है, जीन क्लोनिंग करने लग गया, मेरी जीन की कॉपी बनाएगा, मुझे ही दे रहा है। चलो अच्छी चीज़ है। एक कंडीशन है जीन क्लोनिंग की, जिस जीन को आप होस्ट सेल में लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखना कि आपका डीएनए उस होस्ट सेल के उस पर्टिकुलर एरिया में लगना चाहिए जिसे हम ओराई कहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? एक्चुअली में ओराई एक ऐसी साइट है जहाँ पर ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये हमारा डीएनए है कि बाहर का डीएनए है। इसको ना उठा के उधर रख दो प्लीज। अब तो बंद हो गया, नहीं हुआ भी है, अब प्लीज रख दो। गाने सो गया, सब बंद हो गया, कहाँ धुआं आ रहा है? आ रहा है ना, इसलिए तो बोला मैंने। आ रहा है? मैं बिल्कुल सामने बैठी हूँ, मेरे को पता चल रहा है। कर दी वीडियो खराब। अब आ रहा है? नहीं, हाँ, तो यहाँ पर होस्ट सेल में हमें अपना डीएनए मल्टीप्लाई करवाने के लिए डीएनए कहाँ लगाना है, ओराई पे। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, दो चीज़ आपको मिलेंगे, एक मिलेगी EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पूरी संस्था है यूरोपियन की, मतलब यूरोप की। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बनाई थी, एक उनकी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। देखो, एक होता है कि कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बना के लिख लो स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन अगर किसी बुक की, किसी रिसर्च की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसमें आज के बाद कभी कोई चेंज मत करना। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा गया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कुछ और नहीं होती, सेल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हीं का इंटीग्रेशन किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, तो इनसे जो प्रोडक्ट या सर्विस मिलते हैं, यही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एक चीज़ नहीं आपको ये मिलेगी, रट्टा मारना उसको तुम। दूसरी चीज़ नहीं ये मिलेगी, आपके एनसीईआरटी में बात कही गई है कि मान लीजिए हमने 3 सेल के अंदर डीएनए भेजा, ठीक है, सेल A, सेल B एंड सेल C, हमने तीनों में डीएनए भेजा। लेकिन थोड़ी देर बाद मान लेते हैं A सेल ने आपके जीन की क्लोनिंग करके दे दी, लेकिन B और C ने जीन की क्लोनिंग नहीं करी। तो पूछा यह गया है, बताइए क्या हुआ होगा B एंड C में कि आपको आपके डीएनए कॉपी नहीं मिली। तो हम पहले A में समझाएंगे। हमने कहा हमें अगर A में जीन क्लोनिंग मिल गई, इसका मतलब A केस में जो आपका डीएनए है वो कहाँ लगा होगा, उस पर्टिकुलर होस्ट सेल के ओराई पे लग गया होगा, जिससे उस सेल ने आपके डीएनए कॉपी बना के दे दी। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा न्यूक्लियस हो गया। बी वाले केस में हमने ऐसा, देखो एज्यूम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ होगा, एक एज्यूम ये किया है कि क्या पता आपने जो डीएनए भेजा वो न्यूक्लियस में गया तो हो, लेकिन शायद डीएनए से अटैच ही ना हुआ हो, यानी कि जो डीएनए के साथ इसका अटैचमेंट है, मान लेते हैं नॉट पॉसिबल या नॉट हैपन, जो भी आपको लिखना चाहो। अब ये कोई भी रीज़न, ऐसा कोई अपन रीज़न फिक्स नहीं दे सकते। और कुछ नहीं कहा कि क्या पता आपका डीएनए न्यूक्लियस में भी ना गया, कहाँ गया हो, साइटोप्लाज्म में घूम रहा हो। कुछ ने कहा ये भी हो सकता है क्या पता आपका डीएनए सेल में गया, डीएनए में लगा भी, बस ओराई पे नहीं लगा। ये तो केस हो सकते हैं जब आपका डीएनए मल्टीप्लाई ना करे। तो देखो, अगर आपका डीएनए सेल में मल्टीप्लाई कर गया तो ये तो कन्फर्म है कि आपका डीएनए उसके डीएनए में लगा, वो भी कहाँ लगा, ओराई पे। लेकिन आपका डीएनए सेल में और उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो रही, तो तीन केसेस बनते हैं। पहला, न्यूक्लियस में गया होगा, डीएनए पे लगा नहीं, और अगर लगा होगा तो ओराई पे नहीं लगा, और एक केस शायद न्यूक्लियस में भी ना गया हो, बाहर कहीं घूम रहा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये केस होते हैं जब हमारे डीएनए की कॉपी नहीं बनती।
इसके बाद मैं आपको आगे कोई चीज़ समझाऊं उससे पहले आपको एक चीज़ समझा दूं जो है इस पूरे चैप्टर की जान, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना जो अब बताने वाला हूँ, और इस टॉपिक का नाम है RDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें R का मतलब है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें आप समझो ऐसे कि अच्छा मैं आपको पहले समझाऊँ, इसमें पहले एक चीज़ आप समझ जाओ बैक्टीरिया के बारे में कुछ। बैक्टीरिया जो है इसके पास दो तरह का DNA आपको देखने को मिलेगा। एक तो इसके पास अपना खुद का मेन DNA होता है, वो भी सर्कुलर होता है। तो बैक्टीरिया का एक होता है मेन DNA, ठीक है, ये वाला। और मेन DNA सेल को सरवाइव करने के लिए हमेशा होता है। सेल में जितने भी एसेंशियल एक्टिविटी है, जो वाइटल एक्टिविटी जिससे सेल जिंदा रहे, वो सारी एक्टिविटी कौन करता है? कंट्रोल। सेल का मेन DNA हर एक के पास है, हमारे पास भी मेन DNA है ना। लेकिन बैक्टीरिया पे एक एक्स्ट्रा DNA है जो हमारे सेल पे नहीं है, और इस एक्स्ट्रा DNA का नाम है प्लाज्मिड। अब आप में से कुछ दिमाग लगाओगे, सर हमारे पास भी एक्स्ट्रा DNA कैसे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो है DNA, वो भी तो न्यूक्लियस के अलावा है DNA। एक बार ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA होगा वो सेल के लिए थोड़ी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए। सेल के लिए तो एक ही DNA कौन काम कर रहा है? कौन सा? उसका खुद का मेन DNA। एक बार यहाँ देखना, इस पूरे सेल में 2 DNA हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इस सेल के लिए काम कर रहा है और वो भी इस सेल के लिए काम कर रहे हैं। अब आपको पता है मेन DNA का हमेशा क्रोमोसोम का भी नाम दिया जाता है। हमारे पास तो खैर वैसे 46 है, बट बैक्टीरिया में तो मेन DNA को क्रोमोसोम कहते हैं। तो इनके पास क्रोमोसोम भी सिर्फ एक ही होते हैं। और ये तो बेसिक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस जैसे ना एग्जाम जो दिल्ली पुलिस के होते हैं SSC के, उसमें बेसिक चीज़ें आती हैं। बताइए बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? उनको तो पता ही नहीं है चीज़, उनको तो पहले पता ही नहीं क्रोमोसोम भी क्या होते हैं। अब जिसको पता थोड़ा बहुत, उसको पता नहीं क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। तो बस आप यार ना, बैक्टीरिया में सारा DNA एक ही जगह असेंबल होता है ना, एक ही क्रोमोसोम, उसके बाद इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। अब ये जो DNA है ये मेन क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है ना, तो मैं इसे बोलूँगा एक्स्ट्रा क्रोमो, दोनों सर्कुलर है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल है तो सिंगल सर्कुलर DNA। एक ना डाउट पता क्या रहता है, उनको लगता है बच्चों के सर ये दोनों ना सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। भाई DNA आप पूरे सिलेबस में एक ही पढ़ोगे, डबल स्टैंडर्ड। कहानी खत्म कर लो, आज कन्फ्यूजन रखना ही मत आज के बाद। सिंगल स्टैंड होता है? हाँ होता है, बट मैं कह रहा हूँ वो बहुत अनस्टेबल है, वो बहुत ही रेयरली कहीं देखने को मिलता है। वो वायरस में देखने को मिलता है, और वैसे मिलता भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, कुछ चीज़ें क्लियर रखो। RNA पढ़ोगे SS 99%, DNA पढ़ोगे DS 100%। यानी RNA के केस में ऐसा हो सकता है कि DS फॉर्म आप पढ़ सको, लेकिन DNA में आपको कभी SS फॉर्म नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो कन्फ्यूजन मत रखना, दोनों डबल स्टैंडर्ड है। आप जानते हो मेन DNA जो वाइटल एक्टिविटी है सेल की, यानी जो जिंदा रहने के लिए एक्टिविटी करनी होती है, वो सारी मेन DNA चलाता है। और जो प्लाज्मिड है ये सेल को सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर देने के काम आता है, यानी इट प्रोवाइड्स सम स्पेशल फीचर टू द सेल। अब ये स्पेशल फीचर में क्या क्या था, जरा ये भी समझ लेते हैं। ये स्पेशल फीचर में आप ये मान लीजिए, आपने देखा होगा वो पाइली है ना बैक्टीरिया के ऊपर जो होता है हेयर लाइक फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी इसी के थ्रू बन जाता है। जो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आती है, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कई बार ना एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मर नहीं रहा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन बन चुका है जो उसे उस एंटीबायोटिक से बचा लेता है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये सेल को एक्स्ट्रा फीचर देने के काम आता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो प्लाज्मिड है ये टोटली सेल से इंडिपेंडेंट है, इसको सेल से फर्क पड़ता ही नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब देखो मेरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब क्या, जब मेन DNA डबल होता है ना, तो आपको लगता है ये भी डबल होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है भाई तेरे को सुनने बैठा मैं, जब मेरा मन करेगा ना मैं तब डिवाइड करूँगा, तू चाहे लाख बार डिवाइड कर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये करो इंडिपेंडेंट है। अगर किसी सेल के पास मेन DNA ना हो, सिर्फ प्लाज्मिड हो, केस 1, और किसी सेल के पास सिर्फ मेन DNA और प्लाज्मिड ना हो, केस B, दोनों में से कौन से केस में सेल इजीली सरवाइव कर लेगा? केस
बी में, जिसमें प्लाज्मिड नहीं मेन डीएनए। हाँ, पहले केस में क्या होगा, सेल में फीचर तो बहुत सारे होंगे एक्स्ट्रा, लेकिन सेल जिंदा नहीं होगा, क्योंकि जिंदा रखने में ये काम तो करता ही नहीं। दूसरा सेल में क्या होगा, फीचर नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन सेल सर्वाइव तो। ये वैसा हिसाब किताब है, घर में कमाने वाले दो हैं, एक पापा कमा रहे हैं और एक मान के चलो उनका कोई छोटा लड़का भी जस्ट जॉब लगी उसकी। अब हम जानते हैं उसके कमाई से घर के से शौक पूरे होंगे, जी टीवी खराब होगी, अरे अभी ले आते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, लेकिन पापा की कमाई से घर चलेगा, है ना। तो जो दूसरे वाला वो प्लाज्मिड हुआ, और जो पापा वो क्या हो गए, मेन डीएनए। इसीलिए हम अपने लैब के अंदर प्लाज्मिड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो से सेल को फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता रेप्लिकेट करने के लिए, और तीसरा इसके बिना भी सेल मरता नहीं है, सेल जिंदा रह लेता है ना। इसीलिए आप पूरे बायोटेक्नोलॉजी में जिस डीएनए का बहुत बार इस्तेमाल करोगे वो है आपका प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो अच्छा, ये रहा आपका प्लाज्मिड डीएनए, और जो कि यहाँ पर काम करेगा एज अ वेक्टर डीएनए। अब देखो वेक्टर डीएनए का काम क्या होता है। वेक्टर बेसिकली जो आपकी चीज़ों को कैरी करने का काम करे, है ना, उसको वेक्टर कहते हैं। लेट सपोज ये कोई डीएनए है, और इस डीएनए का मैं एक नाम रख देता हूँ, उसका नाम मैंने रखा है एलियन डीएनए, या इसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए। अब ये एक बैक्टीरिया है, मान लो मुझे इस डीएनए का इतना सा टुकड़ा इस बैक्टीरिया यानी इस होस्ट सेल को भेजना था। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वो डीएनए टुकड़ा हटा ही लिया, मतलब बाहर निकाल लिया काट के। मैं कहा ये वाला पार्ट मुझे भेजना है डीएनए का, ठीक है। अब मुझे ये वाला पार्ट भेजना है इस सेल के पास, लेकिन ये मेरा डीएनए एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। मैंने करे तो करे क्या, मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा तू बाहर का डीएनए नहीं लेगा, लेकिन प्लाज्मिड तो तू आराम से लेगा ना, भाई प्लाज्मिड सेल का ही पार्ट होता है। मैंने कहा एक दिमाग लगाते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड तो इसमें बड़े आसानी से एंटर कर जाता है, तो मैं अपना डीएनए कहाँ लगा देता हूँ, प्लाज्मिड में करता हूँ, है ना। वैसे तो डीएनए ले नहीं रहा मेरा, यहाँ पे हम करेंगे डीएनए कट करेंगे, और यहाँ पे प्लाज्मिड को कट करने के बाद बिल्कुल ऐसा कट बनाएंगे ताकि हमारा डीएनए फिट हो जाए इसके ऊपर। ये हमने कट किया, आए सब आएगा, चिंता नहीं, सब आएगा, अभी नहीं, बाद में। हमने कट किया और अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद हमारा एक नया डीएनए बनेगा जो कि इस तरह से होगा। अब डीएनए तो बनेगा, प्लाज्मिड तो डीएनए है क्या, प्लाज्मिड डीएनए तो है। अब ये जो डीएनए बना है इसका नाम रखा जाएगा आरडीएनए। एक बात दोहराते हैं, इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट। री मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर अपना कोई एक डीएनए का ऑर्डर होगा, यहाँ पर कोई डीएनए का ऑर्डर होगा, था ना ऑलरेडी कोई इनका ऑर्डर, आपने कट करके जीन का एक नया ऑर्डर क्रिएट किया, हाँ क्या ना, दैट्स अ रिकॉम्बिनेशन। आप डीएनए का नया ऑर्डर रेडी कर रहे हो, इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब ये बैक्टीरिया के सेल में जाएगा तो भाई साहब बैक्टीरिया के सेल में गए और हमारा डीएनए ले गए, तो क्योंकि ये मेरा डीएनए ले जाने का काम करता है इसीलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर डीएनए। अब बताओ ज़रूरी है कि नहीं भाई, आपको कोई भी डीएनए सेल में भेजना है, सेल आपका डीएनए लेने को राजी नहीं है, तो आपको कोई एक साधन चाहिए जो आपका डीएनए कहाँ ले जाए, उस सेल के अंदर। आमतौर पे वो हमारा वेक्टर डीएनए कौन होता है, प्लाज्मिड, सबसे बेस्ट है, इससे तो मतलब अच्छा कुछ अभी है ही नहीं। इस पूरे को बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इतना सिंपल है, दो डीएनए लेंगे, एक वेक्टर डीएनए और एक वो डीएनए जिसे हमें भेजना है, दोनों को जोड़ेंगे और सेल में भेज देंगे। अब ये प्रोसेस सिंपल लग तो रहा है बट इतना है नहीं भाई ये, और पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, यही हर एक स्टेप पढ़ेंगे इसका, एक एक स्टेप। ये पढ़ लिया तो ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया समझो, चैप्टर में ये है पूरा। और आप एक चीज़ और सोचो, अगर आपको गाड़ी भी ठीक कर रही तो टूल्स तो चाहिए ना, आपको खाना बना तो टूल्स चाहिए, हर एक्टिविटी के लिए टूल्स तो चाहिए होते हैं। टूल्स मतलब बर्तन, ये थोड़ी हाथ में डाल के तू ऐसे गर्म कर देगी, नहीं भाई टूल्स चाहिए। तो सवाल ये आ रहा है कि अगर तुम्हें ये टेक्नोलॉजी घर में अप्लाई करनी है, तुम्हें घर में बनाना है आरडीएनए, तो भाई टूल्स तो चाहिए। अब टूल्स यहाँ पे हथौड़ी छेने नहीं आते, यहाँ के टूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट मैं आपको आगे बताऊँ तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनोगे। एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन। इन 1972 सबसे पहला आरडीएनए इन्होंने रेडी किया था। मतलब ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, इसको क्या बोल रहे हैं, आरडीएनए। हिस्ट्री में सबसे पहला आरडीएनए हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन ने बनाया था
बनाया कैसे था? बहुत सिंपल सा मेथड। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, ये वही बैक्टीरिया जो हम लोगों को टाइफाइड करता है। हमें टाइफाइड इसी बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया में खासियत क्या होती है कि एंटीबायोटिक का असर नहीं होता ससुरे इसके ऊपर, हम मारेंगे मरता नहीं है ये। आप एक चीज़ और समझो, थोड़ा जनरल चीज़ आगे काम आएगी। जैसे हमारे लिए साइनाइड जहर काम करती है, हमें मारने का काम करती है, ऐसी बैक्टीरिया के लिए जहर जानते हो क्या होता है? एंटीबायोटिक। हमारे केस में क्या है, जहर खाया तो मर जाएंगे, बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में आपने एंटीबायोटिक दी और एंटीबायोटिक देने के बाद वो मरेगा, ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है। 100 में से ऐसा होता है कि 90 बैक्टीरिया मर जाते हैं एंटीबायोटिक, बस 10 बच जाते हैं। पता क्यों बचते हैं? उन बैक्टीरिया के पास ऐसी जीन होती है जो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही होती है जो एंटीबायोटिक के असर को ख़त्म कर देता है। अब उस जीन का नाम क्या रखें? क्योंकि वो जीन उसे एंटीबायोटिक से लड़ा रही है, इसलिए नाम क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसलिए इसका नाम रखा गया। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ऐसा कई बार होता है ना कि आपने कोई आपको बैक्टीरियल डिजीज़ है, आपने कोई दवाई खाई और आपको लगा यार एक दिन आराम हुआ, लेकिन अगले दिन फिर से बीमारी आ गई, है ना? सेकंड टाइम दोबारा सेकंड डे फिर से सेम प्रॉब्लम आ गई। क्यों? फर्स्ट डे क्यों ठीक हो गई? क्योंकि आपने दवाई खाई तो जितने बैक्टीरिया थे ऑलमोस्ट सारे मर गए, लेकिन अगले दिन बीमार क्यों हो गए? क्योंकि कुछ बच गए थे, और जो बच गए थे वो थे जिन पे आपकी एंटीबायोटिक का असर हुआ ही नहीं था। बस जैसे ही वो बचे, मान के चलो करोड़ में से 10 बच गए थे मुश्किल से। अब जब नंबर कम हो गया तो अब बीमारी का असर भी कम हो गया, लेकिन उन 10 को आपने एक दिन का टाइम दे दिया और आधे घंटे में डबल हो जाते हैं, यानी एक दिन में इनके नंबर फिर से बहुत सारे हो गए। लेकिन अब एक मजे की बात सुनोगे, अभी इतने सारे नंबर में हो गए, इन सब के पास जीन है, यानी अगर आप वही दवाई कल वाली खाओगे आज, असर ही नहीं होगा आपको। इसीलिए जब भी आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर आपकी दवाई हर 2 दिन में चेंज करता है। उसे पता है कि अगर ये दवाई से ठीक नहीं हुआ ना, इसका ना बैक्टीरिया पे इसके जीन है, और जीन है तो तुम चाहे 10 दिन दवाई दो, 20 दिन, ठीक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए यह तरीका होता है। तो अब सोचो, इसी बैक्टीरिया के पास भी एग्जैक्टली एक ऐसी जीन थी जिसका नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। किया क्या गया? एक हमारे इस चेरेकुलाई बैक्टीरिया जानते हो, विराट कोहली का भाई, इस चेरेश, हाँ ऐसी, इन्होंने किया क्या लिखा है, इसलिए लिखा है। पता नहीं आ रहा है। सर उन्होंने किया क्या? इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, उस प्लाज्मिड के अंदर ये वाला जीन लगा दिया, मतलब इस टाइफाइड वाला बैक्टीरिया की वो जीन लगा जिसका नाम क्या था? एंटीबायोटिक। नॉर्मल सा प्लाज्मिड लिया, मतलब ये वाला, और ये जीन कौन सी ली? एंटीबायोटिक वाली जीन ली, और बना दिया एक आरडीएनए। अच्छा, ये वाला प्लाज्मिड अभी ई कोलाई के पास नहीं है, हाँ या ना? यानी अगर ई कोलाई को इस समय अगर आप एंटीबायोटिक में डालोगे तो मर जाएगा, है ना? प्लाज्मिड तो है नहीं, तो कहाँ से जिंदा रहेगा? लेकिन जैसे ही हमने ये आरडीएनए वाला इसको प्लाज्मिड दिया, आप जानते हो जैसे ये प्लाज्मिड इसमें गया तो जो जो प्रॉपर्टीज प्लाज्मिड में थी वो सारी प्रॉपर्टी सेल को मिल गई। यानी इसी ई कोलाई को जब आप पहले एंटीबायोटिक से मारे तो मर गया था ना, आप जब मारोगे नहीं मरेगा, क्योंकि आपने एक बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक जीन इसमें भेज दी, हाँ या ना? तो सबसे पहला आरडीएनए बनाया था स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बॉयर ने। कैसे? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक जीन को यूज़ किया था। ठीक है, देखो कर तो और भी सकते थे, आगे बताऊंगा इस जीन को यूज़ करने का फ़ायदे क्या होते हैं। आप तो और भी यूज़ कर सकते हो, मना कोई ऐसा थोड़ी है, तो आपकी इच्छा जो मर्जी कर लो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये हमारा नॉर्मल, ये मत सोचना कि मैंने पूरा का पूरा ये प्लाज्मिड इससे लिया है, ऐसा मत सोचना। ये मैंने मान लो मैंने कहीं और से लिया, किसी और बैक्टीरिया से उठा लिया, मैंने नॉर्मल सा उठाया वेक्टर डीएनए, ठीक है, इसका नहीं लिया, मैंने इस वाले का पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया बस, ठीक है, और वो मैंने जोड़ दिया। मतलब ये बाकी वाला पार्ट किसी और बैक्टीरिया का है और ग्रीन वाला पार्ट सिर्फ इसका है, ये ध्यान रखना आप। तो आप यहाँ पे लिख लेना, ये होगा ना, ये क्या हो गया? एंटी बायोटिक जीन हो गई, और ये आपका वेक्टर डीएनए हो गया, और ये हो गया आपका क्या? ई कोलाई। ये था पहला आरडीएनए। मेरे एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन 1 नंबर का, और मज़े की बात, जब एग्ज़ाम में आया था तो टीचर आया था बताने के लिए आंसर सबको।
तो मैंने तो आंसर चेंज ही नहीं किया, मैंने कहा नहीं भाई मेरा ही ठीक है। सब पूरी क्लास ने चेंज कर दिया। बाद में मालूम पड़ा सर ने बताया गलत, मेरा ठीक था। ऐसे लिखा पड़ा है पहला आरडीएन है, मैं कैसे यार मैं चेंज कर, मैंने पढ़ा है तो ऑब्वियसली क्यों कर तू चेंज, किसी के भी कहने पे, इवन टीचर भी कहे होगा उस स्केल का कोई टीचर, तो सब ने आंसर अपना चेंज कर दिया कि सर ने कहा है तो मतलब इससे आपको शिक्षा ये मिलती है कि आप भी ठीक हो सकते हो, टीचर भी गलत हो सकता है। भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं समझा कर रहा हूँ। हाँ भाई कर लो फोटो क्लिक। बंद तो कर दो, वीडियो बंद कर दो।